Hello everyone, I am Nikita Gupta and we are studying our unit third topic autocoid and its related drug, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और ऑटोकॉइड्स कैसे वर्क करते हैं। फिर हम हमारे जो ऑटोकॉइड्स हैं उनके बारे में डिटेल हमने स्टडी पढ़ी, जिसमें पहला ऑटोकॉइड हमने पढ़ा हिस्टामीन। देन हमने पढ़ा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स जो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। देन हमने पढ़ा सेरोटोनिन। देन हमने पढ़ा ब्रेडिकाइनिन। देन हमने पढ़ा ल्यूकोट्राइन्स। देन हमने पढ़ा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। देन हमने पढ़ा इकोसोनॉइड्स एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा प्रोस्टेनस्टेनॉल। अब हम हमारे लास्ट ऑटोकॉइड को डिस्कस करेंगे विच इज़ एंजियोटेंसिन। सो एंजियोटेंसिन क्या होता है, एंजियोटेंसिन कैसे एक्ट करता है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं और ये कैसे सिंथेसाइज होता है, मेटाबोलाइज होता है, सारी डिटेल स्टडी हम इस वीडियो लेक्चर में एंजियोटेंसिन के बारे में करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यानी RAS और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम मीन्स RAAS जिसको बोलते हैं RAS इज अ हार्मोन सिस्टम that regulates blood pressure, fluid and electrolyte balance as well as systemic vascular resistance। मीन्स कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ये क्या है, एक हार्मोनल सिस्टम है जिसका क्या काम होता है, ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना और रेगुलेट करना। मीन्स कि अगर हमारे ब्लड में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होगा तो बेसिकली क्या होगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। और सेकंड इसका काम है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को रेगुलेट करना। व्हेन द रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड, juxtaglomerular cells in the kidney convert the precursor prorenin already present in the blood into renin and secrete it directly into circulation। मीन्स कि जब हमारा रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है तो जो जेजी सेल्स होती हैं जिसे बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि कहाँ होती है, किडनी में होती है, ये क्या करती हैं, जो हमारे प्रिकर्सर प्रोरेनिन होता है उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देती है। और ये प्रोरेनिन कहाँ होता है, ये पहले से ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो हमारे जेजे सेल्स ने क्या किया, इस प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया और उसको सिक्रीट कर दिया। ये जो रेनिन है ये फर्दर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सिस्टम को रेगुलेट करेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म जिसको हम समझ सकते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में होता क्या है कि हमारा ये रेनिन जो सिक्रीट हुआ है किडनी से, रेनिन कहाँ से बना, प्रोरेनिन से, और प्रोरेनिन कहाँ था, ब्लड में। मीन्स कि हमारे ब्लड में प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट हुआ किडनी में रेनिन में, और ये जो रेनिन है ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। और फिर इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा और कौन कौन से एक्शन शो करेगा, पहला वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स कि जो एफरेंट वेसल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड थर्ड पीटी रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि पेरिट्रिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन मीन कि जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारे PCT, DCT, हैंडलेस लूप, इनमें रीअब्जॉर्प्शन को ये स्टिमुलेट करेगा। इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन रिलीज मीन्स कि जो एल्डोस्टेरॉन है उसके रिलीज को ये इन्हांस करेगा। CD एंड रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि जो कन्वोल्यूंट ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, उनमें भी ये रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा। सो क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में
रेनिन ने सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया 1 में, और फिर 1 कन्वर्ट हुआ 2 में, 2 ने अपना एक्शन शो किया लाइक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इफरेंट कॉन्स्ट्रिक्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरॉन रिलीज, और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें रीअब्जॉर्प्शन। सो ये सारे किसके फंक्शन में आए आपके? फाइनली एंजियोटेंसिनोजन के फंक्शंस में आए। नेक्स्ट बताया है कि जो आपका रास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसको अगर हम डिटेल में करें तो आपका हाइपरटेंशन अगर आपको हुआ है या हाइपोवॉलेमिक कंडीशन है, हाइपोवॉलेमिक कंडीशन मीन्स कि आपका जो ब्लड में वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, वो कम हो गया है, या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन होना मीन्स कि सेम हाइपरटेंशन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, या तो वॉल्यूम कम हुआ है आपके ब्लड वॉल्यूम, या वेस्कुलर जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो अज़म करेंगे कि हाइपरटेंशन या हाइपोवॉलेमिक कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, जो रीनल परफ्यूज़न है वो बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन होता है आओर्टिक एंड कैरोटिक बेरोरिसेप्टर्स का, और रीनल इन्फ्यूज़न के बढ़ने से लोअर होता है एफरेंट आर्ट्रियोलर प्रेशर। और जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब रीनल प्रेशर कम होता है तब जेजी सेल्स रेनिन को रिलीज करती है, और जो अभी हमने जस्ट देखा वो सिस्टम फॉलो होता है और एक्शंस परफॉर्म होते हैं। ऑन द अनदर हैंड क्या एक्टिवेट हुआ? आओर्टिक एंड कैरोटिक बेरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, जिसकी वजह से जो NaCl की डिलीवरी थी म्यूकोसा डेंसा सिंपैथेटिक टोन पे वो बढ़ जाएगी, जिसके रिजल्टेंट जो आपके ये प्रेशर कम हुआ है उसका रिजल्टेंट, और NaCl की जो ये डिलीवरी है उसके रिजल्टेंट रेनिन जो है वो रिलीज होने लगेगा जेजी सेल से, नेफ्रॉन के, और फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रिलीज होगा लीवर से, और फिर जो भी हमने जस्ट बताया कि एंजियोटेंसिनोजन से 1 का बनना, फिर 2 का बनना, और फिर 2 से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरॉन रिलीज, सोडियम अब्जॉर्प्शन, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट, और इंक्रीज PAI मीन्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इन सब का इंक्रीज होना हो जाएगा, इन सब का सिक्रीशन और रिलीज होने जाएगा, ये इफेक्ट्स होने लग जाएंगे, और इन सब का रिजल्टेंट होगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज BP। मीन्स कि क्योंकि हाइपोवॉलेमिक कंडीशन थी, ठीक है, तो हाइपोवॉलेमिक कंडीशन को कैसे इन सब ने ट्रीट किया, और जो वॉल्यूम कम था वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो हाइपरटेंशन था, सॉरी जो हाइपोटेंशन था वो ट्रीट हो जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे एक्ट हुआ आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कि जब कोई कंडीशन होगी हाइपोवॉलेमिक और हाइपोटेंशन, तो उस कंडीशन में रीनल इन्फ्यूज़न और कैरोटिक रिसेप्टर्स के, एओर्टिक बेरोरिसेप्टर्स के एक्टिवेशन होने से फर्दर स्टेप बाय स्टेप एक्शंस परफॉर्म होंगे, और उसके रिजल्टेंट में फीडबैक रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। मीन्स कि जब आपका एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट एंजियोटेंसिन 1 may have some minor activities, but angiotensin 2 is the major bioactive product. Angiotensin 2 has variety of effects on the body. मीन्स कि आपने देखा कि सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन से 1 बना और फिर एंजियोटेंसिन 2 बना, तो जो आपका एंजियोटेंसिन 1 बना ना उसके बहुत माइनर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, मेजर बायो एक्टिव प्रोडक्ट होता है वो, और उससे बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमने जस्ट देखा भी सही कि वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कोज करेगा और एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज़ करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है वो ट्यूब्यूल्स में, तो बहुत सारे एक्शन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो परफॉर्म करता है। सो थ्रू आउट द बॉडी एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। तो पूरी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करता है वो है आर्ट्रियोल्स का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना, जिससे कि क्या होगा, हाइपरटेंशन कोज होगा।
मीन्स कि जब हाइपोटेंशन की कंडीशन आती है तो एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए आपने एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग देखी होगी तो उसमें हम पढ़ते हैं ACE इनहिबिटर्स, मीन्स कि वो एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड को फॉर्म करता है उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है ताकि एंजियोटेंसिन सेकेंड ना बन पाए और जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो ना हो पाए। और हमने वहाँ देखा था एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो क्या कर रहे थे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे थे ताकि ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बना है ये रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड ना हो पाए और अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि क्या और कैसे जो है आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड वर्क करता होगा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसको इनहिबिट करना जो है वो असेंशियल हो जाता है। इन द किडनीज एंजियोटेंसिन सेकेंड constrict glomerular arterioles having a greater effect on efferent arterioles than afferent, मीन्स कि जो हमारी किडनीज होती हैं उसमें जो ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल्स होती हैं उनको आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो इफेक्ट है वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स पे ज़्यादा होता है रादर देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। As with most other capillary beds in the body, constriction of the afferent arterioles increase the arteriolar resistance, rising systemic arteriolar blood pressure and decreasing blood flow. Means कि जो हमारी बॉडी है उनमें मोस्ट अदर कैपिलरी बेड्स होते हैं, ठीक है, तो एफरेंट जो आर्ट्रियोल्स हैं उनको भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और इंक्रीज करता है आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से राइज होता है सिस्टमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर और डिक्रीज होता है ब्लड फ्लो। मीन्स कि जब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो रिलीज होता है कैपिलरी बेड्स में तो ये ब्लड प्रेशर को तो राइज करता है और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है लोकल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। मीन्स कि हमने अभी क्या देखा कि जो ये रास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये किडनी पे और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब ये लोकली कैसे एक्ट करता है इसको देखेंगे। तो लोकली एक्सप्रेस्ड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हैव बीन फाउंड इन अ नंबर ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग किडनीज। जो रास होता है हमारा ये टिश्यूज़ में पाया जाता है। कौन कौन से टिश्यूज़ में, किडनी के टिश्यूज़ में, एड्रीनल ग्लैंड के टिश्यूज़ में, हार्ट में, वेस्कुलेचर में और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है एंड हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग लोकल कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन इन एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ सिस्टेमिक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एज वेल एज नॉन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। मीन्स कि जब ये किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, हार्ट, वेस्कुलेचर और नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जब इतनी सारी जगह पे प्रेजेंट होता है तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस होंगे इसके। जैसे कि पहला तो ये लोकल कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन करता है, ठीक है। सेकेंड ये करता है एसोसिएशन में होता है या इंडिपेंडेंटली ये सिस्टेमेटिक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्ट करता है एंड ऑल्सो नॉन कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। सो दीज आर द लोकल एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ रास कि पहला तो कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, दूसरा रास को कार्डियोवैस्कुलरली एंड नॉन कार्डियोवैस्कुलरली जो उसका फंक्शन है उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो करता है। नेक्स्ट आते हैं आपका फीटल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। मीन्स कि जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसमें कैसे ये एक्शन परफॉर्म करता है। सो इन फीटस द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज प्रीडोमिनेंटली अ सोडियम लॉसिंग सिस्टम। मीन्स कि उनमें फीटस में इसको आप सोडियम लॉसिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एज एंजियोटेंसिन सेकेंड हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन एल्डोस्टेरोन लेवल। मीन्स
कि जो फीटस होता है उसमें ये एल्डोस्टेरोन के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। रेनिन लेवल आर हाई इन फीटस वाइल एंजियोटेंसिन सेकेंड लेवल आर सिग्निफिकेंटली लोअर। जब फीटस होता है ना तो उसमें रेनिन का लेवल तो ज़्यादा होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो लेवल होता है वो कम होता है। दिस इज ड्यू टू लिमिटेड pulmonary blood flow preventing ACE found predominantly in pulmonary circulation from having its maximum effect। मीन्स कि क्योंकि जो फीटस है उसमें रेनिन का लेवल ज़्यादा है और एंजियोटेंसिन सेकेंड का जो लेवल है वो कम है। क्योंकि ऐसा क्यों है उनमें? क्योंकि उनमें लिमिटेड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है और उनमें जो ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो भी प्रिवेंट होता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो तब होगा जब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, वो अच्छे से होगा। मीन्स कि जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ना तब ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो डोमिनेंट होता है और तब एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फीटस में जो होता है वो ACE इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है क्योंकि उनमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें रेनिन का लेवल ज़्यादा होता है और एंजियोटेंसिन सेकेंड का लेवल कम होता है। इसलिए उनमें जो इफ़ेक्ट है एंजियोटेंसिन सेकेंड के वो लगभग नहीं के बराबर होते हैं या बहुत कम अमाउंट में होते हैं। इसलिए फीटस में जो रास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको मेनली आप क्या बोल सकते हो, सोडियम लूसिंग सिस्टम बोल सकते हो। यानी कि मेनली ये किसके लिए होता है? सोडियम के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज हाउ रास एक्ट ऑन फीटल। मीन्स कि जो फीटस होता है उसमें इस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो हमने ये देख लिया कि जो रास है वो क्या होता है, वो कैसे एक्ट करता है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या क्या एक्शंस वो परफॉर्म करता है। फिर हमने रास के यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट देखे, फिर लोकल इफेक्ट देखे और फिर फीटल इफेक्ट देखे, मीन्स कि फीटस में होने वाले इफेक्ट देखे। अब आता है हमारा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि क्या क्या ACE के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में और किस किस डिसऑर्डर को प्रिवेंट और ट्रीट करने के यूज़ आता है और कैसे एक्ट करता है, किस तरीके से वो एक्ट करता है। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में है कि ACE inhibitors of angiotensin converting enzyme are often used to reduce formation of the more potent angiotensin second। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखते हैं तो उसके अंदर हमने देखा है ACE इनहिबिटर्स जो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। सो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं पोटेंट एंजियोटेंसिन सेकेंड के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए। और इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है कैप्टोप्रिल, जो कि क्या है, एक ACE इनहिबिटर्स हैं। ACE cleaves a number of other peptides and in this capacity is an important regulator of the kinin kallikrein system, such as blocking ACE can lead to side effects। Means ये जो ACE होता है ये फर्दर क्लीव करता है बहुत सारे पेप्टाइड्स को। ACE मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मेनली तो ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पेप्टाइड्स को ये क्लीव करता है, उनको चेंज करता है। तो इन दिस कैपेसिटी, उसकी इस कैपेसिटी के को एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं काइनिन कैलिकेरीन सिस्टम। कैलिकेरीन हमने कहाँ देखा था? ब्रेडिकाइनिन के साथ। तो एज सच ब्लॉकिंग ACE कैन लीड्स टू साइड इफेक्ट्स। तो जब आप ACE को ब्लॉक कर दोगे तो एक नॉर्मल पाथवे जो फॉलो हो रहा है वो नहीं होगा, तो ऑफकोर्स उससे क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स कोज होंगे। सो दिस इज हाउ ACE वर्क्स इट्स एक्शन। इस तरीके से वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है और जो हमारी बॉडी है उसके लिए एक
रेगुलेशन करता है, हाइपोवॉलेमिक कंडीशन को ट्रीट करता है, हाइपोटेंशन को ट्रीट करता है। सो हियर यहाँ पे हमारा जो ऑटोकॉइड्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग्स जो हमारा टॉपिक था वो फिनिश होता है, ख़त्म होता है, जिसमें हमने ऑटोकॉइड्स को पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स पढ़े, लाइक हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ल्यूकोट्राइन्स, एंजियोटेंसिनोजन एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।